वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माइनिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे माइनिंग उद्योग के ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस की, उनकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर चीज़ की एक कीमत होती है। बस ऐसा ही माइनिंग उद्योग में है, जहां बाकी सेक्टर्स के मुकाबले सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, पर उसकी कीमत वर्कर्स को जान देकर चुकानी पड़ती है। इस लेक्चर में हम बाकी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स को कवर नहीं करेंगे। हम बस उन बीमारियों की चर्चा और विश्लेषण करेंगे जो माइनिंग क्षेत्र में स्पेसिफिक है। तो जो हमारा मेन दुश्मन है वो कौन है? सोचिए, वो है डस्ट, धूल, गर्द। जी हाँ, यही महीन सी चीज़ जो किताबों पर और बाकी चीज़ों पर जम जाती है। इसी कॉमन सी चीज़ से औसतन सालाना 2.5 करोड़ लोग मरते हैं। अपने देश की बात करें तो सालाना 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप सोचिए कि ऐसा क्या करता है ये धूल आपके साथ। खास तौर पर अगर हम माइनिंग जगत की बात करें तो ये डस्ट एक पुरानी प्रॉब्लम है, पर अब जाके माइंस मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं। पर अब ये डस्ट की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ड्यू टू मैकेनाइजेशन। तो डस्ट चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अगर ज़्यादा मात्रा में या रेगुलर बेसिस पर इनहेल किया गया तो गए काम से भयंकर परेशानी देखनी पड़ सकती है, जैसे कि कई तरह के रेस्पिरेटरी डिजीजेज, जिनमें है न्यूमोकोनोसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, बर्लियोसिस, एस्बेस्टियोसिस, टैल्कोसिस और विभिन्न तरह के कैंसर्स, ट्यूबरकुलोसिस और अलग अलग पल्मोनरी डिजीजेज, हियरिंग लॉस, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल डिजीजेज। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शुरू करते हैं न्यूमोकोनोसिस से। इसे सरल भाषा में हम कॉमन डस्ट डिजीज कहते हैं। इसे समझना एकदम सरल है। कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आपने इनहेल कर लिया और वो ट्रैकिया से होता हुआ लंग्स में चला गया और लंग्स में जो छोटे छोटे एल्वियोली हैं उन तक पहुंच गया, तो वो फिर आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और ऐसा ही जब भारी मात्रा में होने लगे तब फिर इससे न्यूमोकोनोसिस कहते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन बचता है कि लंग्स ट्रांसप्लांट, और ये न्यूमोकोनोसिस बिल्कुल भी रिवर्सेबल नहीं है। अब देखते हैं सिलिकोसिस। ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। ये मेजरली सिलिका यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि सैंड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसे लंग्स में जाने से होता है। इसमें शुरुआत में लंग्स इन इलास्टिक हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा लंग्स इलास्टिक होता है तभी हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं, जो कि इसमें नहीं हो पाता। तो इसके कारणवश पेशेंट को लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ता है और आगे स्टेज में फाइबर डेवलपमेंट होते हैं, और वो फाइबरस डेवलपमेंट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिलिका। जो सिलिका आपके लंग्स में गया वो लंग्स के फ्लूइड में डिसॉल्व होकर सिलिकिक एसिड बनाता है, जो कि लंग्स का नेचुरल pH बैलेंस पूरा बिगाड़ देता है। टिल टुडे सिलिकोसिस का कोई भी सही ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसके सिम्टम्स बहुत साल भी बाद भी दिख सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि आप किसी ओपन कास्ट माइन में एम्प्लॉयड हैं और आपके तरफ से कोई भी सही प्रिवेंटिव मेजर यूज नहीं किया जा रहा है, या आप ज्यादा डस्ट पार्टिकल के एक्सपोजर में हैं और फिर कुछ सालों बाद आपका कहीं किसी वजह से हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफर हो जाता है जहां पर आपको डस्टी एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए अब 7-8 साल बीत चुके हैं, अचानक आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप अपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एग्जामिन किया और आपको बोला कि आपको सिलिकोसिस हो गया है। तो ये सिलिकोसिस की सबसे भयंकर चीज है कि ये कई सालों बाद भी उजागर हो सकता है। एस्बेस्टियोसिस की बात करें तो ये सम एक्सटेंट अलग है सिलिकोसिस से। इसमें लंग्स के कुछ एरियाज सॉलिडिफाई हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबरस टिश्यूज। इनका कॉज है एस्बेस्टस का जाना। आप जानते होंगे कि एस्बेस्टस एक मिनरल है। ये एक जाला फॉर्म कर देते हैं। एस्बेस्टस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक जाला फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जंगली मकड़ी का जाला होता है, उस टाइप का जाला फॉर्म करते हैं ये। और ये जाला काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, तो इसी की वजह से फाइबरोसिस हो जाता है। और इसके सिम्टम्स हैं डायस्निया, जिसमें कि बात करने में और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ड्राई कफ एंड कंजेशन। और एस्बेस्टोसिस में फाइबरोसिस की बढ़ने की रफ्तार सिलिकोसिस से काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। एक इंसान जिसको एस्बेस्टोसिस हो गया है, जब से सिम्टम का पता लगा है, विदिन 5 ईयर ही विल डाई। और एक बात रिसर्च में पता लगा है कि एस्बेस्टोसिस कार्सिनोजेनिक है, मतलब कार्सिनोजेनिक मिनरल है, जिसका मतलब ये एक कैंसर कॉजिंग मिनरल है। तो इसे लंग्स के कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेनली ड्रिलिंग वर्क में डस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है, और इसके फ्रीक्वेंट एक्सपोजर में आते ही आपको एस्बेस्टोसिस का शिकार बनना पड़ता है। अब देखते हैं कोल माइनर्स न्यूमोकोनोसिस।
ब्लैक लंग या एंथ्राकोनोसिस, या इसे माइनर लंग डिजीज भी बोलते हैं। नाम से तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये क्या चीज है। तो CMP कोल माइनर्स न्यूमोकोनोसिस, ये भी सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस की तरह ही होता है, बट मोर और लेस इसमें रीजन होता है कोल डस्ट जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रोंकियस में, जो ब्रोंकियल्स आर्टरी और उसकी जुड़ी आर्टरी में भी जमना शुरू हो जाता है। तो ये एक कोल्ड डस्ट फाइबर नेटवर्क का निर्माण करता है विद इन योर लंग्स। इसके मेजर सिम्टम्स हैं डायस्निया, कफ, ब्लैक मुकस और इनलार्ज चेस्ट, जिसमें ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पर ये उतना ज़्यादा डेडली नहीं है अगर ट्यूबरकुलोसिस साथ में ना हो जाए। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस इसके साथ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेडली बन जाएगा और इसे बोलेंगे एडवांस कोल माइनर्स न्यूमोकोनोसिस। पर एक मज़ेदार तो नहीं, पर एक अच्छी बात यह है कि एंथ्रासाइट को छोड़कर बाकी जितने भी कोल हैं उनके अंदर एक एंटीबायोटिक होता है जो कि टीबी से बचाता है। पर एक नॉर्मल कोल माइन, चलिए अंडरग्राउंड माइन की बात कर लें तो अंडरग्राउंड में तो कोल डस्ट, सिलिका डस्ट, एस्बेस्टस डस्ट, कुछ पॉइजनस फ्यूम्स, रेडियो एक्टिव गैसेस सब मिलकर एक वर्कर को इफेक्ट करती हैं। कई बार तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, आपको लगा होगा कुछ चला गया लंग्स के अंदर, पर फिर भी मेजोरिटी में लोग इग्नोर कर देते हैं। पर कई बार लोग सरफेस पर आके, कई बार माइन से निकलने के बाद लोग हाथ मुंह धोते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं ब्लैक पार्टिकल जो कि नेजल एरिया में के आसपास डिपॉजिटेड रहता है। और आप अगर पानी से फ्लश करेंगे उन नेजल पैसेज को तो आपको अपीयर होगा मुकस, जिसमें छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यही ब्लैक पार्टिकल्स आपके लंग्स में पहुंचकर आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। तो सतर्कता जरूर बरतें। वेरियस और डिजीजेस लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से होता है। आपको पता ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है अंडरग्राउंड कोल माइन में। गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल डिजीज जैसे कि बहुत खतरनाक गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एसिड रिफ्लक्सेस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होने के रिस्क बहुत ज्यादा है। एक और चीज जो है हियरिंग लॉस ड्यू टू थंडरस साउंड ऑफ ब्लास्टिंग एंड एक्सेसिव रिपीटिव वाइब्रेशंस। इसके कारण लॉस ऑफ हियरिंग और लॉस ऑफ रिड्यूस सेंसिटिविटी हो जाती है ईयर ड्रम्स में। ईयर ड्रम्स जो होते हैं आपके ढीले पड़ जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशंस। तो इससे परमानेंट हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा कि माइनिंग सेक्टर के ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कितने भयंकर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर कर मैदान छोड़कर भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम प्रिकॉशंस लें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें। तो अब इस पार्ट में हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो शुरुआत करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डस्ट, कोल डस्ट। इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए माइनिंग कंपनीज को डस्ट कंट्रोल प्लान डेवलप करना चाहिए। इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। टाइम टू टाइम वर्कर्स के हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, डस्ट मास्क का यूज़ करना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड का होना चाहिए। और बाकी सरफेस पर आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने मिस्ट कैनन का यूज़ करना शुरू किया है अपने ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में। और बाकी कंपनीज वाटर टैंकर, स्प्रिंकलर से डस्ट सप्रेशन कराते हैं और अंडरग्राउंड में ड्रिलिंग कराने टाइम पे वाटर का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न डस्ट सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। एक अलग चीज़ जो हमारे जिसे बोलते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन, WBV, ये हमारे उन साथियों के लिए जो कि हेवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, जिसमें वाइब्रेशन से मस्क्यूलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव डैमेजेस होते हैं बोथ फीमेल्स एंड मेल में, विजन डैमेज हो जाएगा, वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आएंगे। तो अगेन इसका हम क्या करें? तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि वर्किंग आवर को रिड्यूस करना चाहिए और साउंड वाइब्रेशन से बचने के लिए सेफ्टी ईयर प्लग का यूज जरूर करना चाहिए। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फ्रॉम यूवी एक्सपोजर। पहले तो कंपनीज को रिस्क असेसमेंट कराना होगा वर्कर्स जो कि ओपन कास्ट माइन में एम्प्लॉयड हैं। ये हम सबको पता है कि ओवर एक्सपोजर से कैंसर होता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खराब है। आईज हो या स्किन हो, दोनों में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो कंपनीज को यूवी प्रोटेक्शन वाले फुल ग्लासेस, गॉगल्स, क्लॉथिंग प्रोवाइड करानी चाहिए वर्कर्स को। अब देखेंगे गैस एंड केमिकल हजार्ड्स। जिन वर्किंग्स में पॉइजनस केमिकल फ्यूम्स, गैसेस हो, वहाँ कंपनीज को गैस मास्क प्रोवाइड कराने चाहिए वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर रखने के लिए। एक कॉमन चीज, सारे वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि किसी को भी ऑक्यूपेशनल डिजीज से
बचाने का तरीका सिखाया जा सके। और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए और उसके साथ ही ट्रेनिंग फिर से करानी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि पता लगे कि क्या पोजीशन है और नए नए इम्प्रूवमेंट्स क्या हो रहे हैं। आप व्यूअर्स में किसी को भी ऐसे कोई भी संकेत मिले कि आप ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के शिकार हो चुके हैं या हुए हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर नहीं तो प्रिकॉशंस लें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और हेल्थ इज वेल्थ। तो एक लास्ट चीज, एक क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स, इन विच ओपन कास्ट माइन ऑफ MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड मिस्ड कैन इज बीइंग यूज्ड? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए।